हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 और इसमें हम चैप्टर नंबर 7 या आप कह सकते हैं हम इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 7। इसमें जो हमारी यूनिट नंबर 7 रहेगी प्रशासनिक संरचना, और यहाँ पर हम पूरा प्रशासन देखेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का यानी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसे था, उनका केंद्रीय प्रशासन, उनका प्रांतीय प्रशासन, और यहाँ पर हम मुगल सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन और उनका हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर विस्तार रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो दिल्ली सल्तनत और खिलाफत क्या थी, इसमें देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की प्रकृति, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें क्या था, तो अगर यहाँ पर 7.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रहेगा मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। क्या, मुगलों का केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन और मुगलों का केंद्रीय प्रांतीय प्रशासन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें देखेंगे, यानी दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन और उनका प्रांतीय प्रशासन और मुगलों का केंद्रीय प्रशासन और उनका हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम 7.4 में ही चलते हैं, जो हमारा सबसे, देखिए यहाँ पर आप आ गए हैं कि 7.4 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7.4 में क्या है, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन। यानी दिल्ली सल्तनत का मतलब होता है कि 1206 से लेकर के, ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 तक, यानी गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक जितने भी शासक रहे उनका प्रशासन कैसे था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार के था। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत के, अगर हम प्रशासन के देखें तो उसमें प्रशासन के संचालन सुल्तान की अधीनता और विभिन्न अमीरों की यानी सल्तनत काल का पूरा जो प्रशासन होता था वह सुल्तान की अधीनता या उसकी देखरेख में चलता था। और प्रशासन की सबसे पहली जो कड़ी थी क्या होता था, सुल्तान होता था, यानी शासक जो होता था वह सबसे बड़ी कड़ी होता था। इस्लामिक व्यवस्था में सुल्तान का पद का कोई अस्तित्व नहीं था। खिलाफत की कोई शक्ति के क्षणिक होने का सुल्तान की एक शक्तिशाली के रूप में अस्तित्व में आया, यह एक स्वतंत्र राज्य के सार्वभौमिक शासक के रूप में, यानी सुल्तान सबसे बड़ा पद होता था। अगर हम पूरे प्रशासन में देखें, दिल्ली सल्तनत में जो देखें, जो सुल्तान होता था, जो शासक होता था, वह सबसे बड़ा पद होता था। दिल्ली सल्तनत जनहित के लिए नागरिक और राजनीतिक नियम बनाते थे, यानी सुल्तान क्या करते थे, जनता के हित के नियम बनाते थे, राजनीतिक और सभी प्रकार के नियम बताते। खुतबा और सिक्के प्रभुसत्ता के लिए प्रतीक, यानी जो शासक होता था वो अपने लिए खुतबा पढ़वाता था या सिक्कों पर अपने नाम जारी करवाता था। खुतबा एक औपचारिक धर्मोपदेश होता था जो शुक्रवार के समय पढ़ा जाता है, यानी खुतबा क्या होता था, शुक्रवार के दिन पढ़ा जाता था। इसमें सुल्तान का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता। सिक्कों को जारी करना भी राजसत्ता का अधिकार था। सिक्कों पर सुल्तान का नाम, यानी अगर देखें कि जो सुल्तान होता था वह क्या करता था, राज के लिए नियम बनाते थे, राज के लिए कानून बनाते थे, और कह सकते हैं कि वो सिक्के जारी करते थे और सिक्कों पर उनका नाम लिखा जाता था और खुतबा भी उनका होता था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में कई बार परिवर्तन हुए। सुल्तान और सिंहासन पर अधिकार करने वाले के इच्छुक कोई भी व्यक्ति या अमीर कुलीन के समर्थन से बिना सत्ता पर अधिकार, यानी दिल्ली सल्तनत में अगर देखें तो वहाँ पर जो सुल्तान बनते थे वह अमीरों के समर्थन से और जनता के समर्थन से कई बार सुल्तान बनते थे। यानी अगर देखेंगे तो जो सुल्तान होते थे उनमें हमें कई बार संघर्ष की स्थिति और संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सुल्तान में अगर देखोगे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे उनमें हमें संघर्ष की स्थिति कई बार देखने को मिलती है और उनमें कई बार संघर्ष की स्थिति बनी रही। बर्नी के अनुसार अगर देखेंगे, बलबन ने सुल्तान के पद को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। उसे पृथ्वी पर ईश्वर की छाया प्रति यानी जिले इलाही बताया। यानी अगर बलबन को देखेंगे तो जो सुल्तान का पद होता था उसने उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया था। सुल्तान को एक प्रकार से ईश्वर का दूसरा रूप उसने बताया था।
राज परिवार दरबार के लिए देखभाल के लिए बहुत अधिकारी होते, यानी राज परिवार जो होता था, यानी सुल्तान और सुल्तान के राज परिवार को देख लेने के लिए कई सारे अधिकारी होते थे। वकील ए दर पर पूरे महल या राज परिवार की, यानी वकील ए दर जो होता था वह पूरे राजमहल और उसकी देखरेख कर, यानी सबसे पहला जो पोस्ट है वह सुल्तान के होते। दूसरा जो विभाग है वो है विजारत, यानी दीवाने विजारत या विजारत हम जिसे बोलते हैं, यानी वित्त विभाग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था, वह वित्त विभाग का होता था। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग यानी दीवाने विजारत के प्रमुख रूप से वजीर का स्थान होता था, यानी इसको हम कह सकते हैं फाइनेंस, यानी वित्त विभाग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था। और यह वित्त विभाग क्या करता था, इसमें एक वजीर का पद होता था, हालांकि वह 4 प्रमुख विभागों का एक विभाग था, यानी जो दीवाने विजारत था उसमें उसके अंदर में 4 प्रमुख पद आते थे, वह 4 प्रकार के काम करता, यानी कहें वित्तीय संबंधी जो सारे काम होते थे वह दीवाने विजारत विभाग था। राजस्व की वसूली करना दीवाने विजारत का काम था। व्यय पर नियंत्रण रखना, लेखा जोखा का हिसाब करना, वेतन बांटना, सुल्तान के आदेशों को इक्तादारों तक व्यवस्था, यानी कह सकते दीवाने जो विजारत था वो वित्त विभाग था। सभी प्रकार के लेन देन, राजस्व को इकट्ठा करना, राजस्व को जोड़ना, आय व्यय का घाटा करना, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो होती थी वह दीवाने विजारत डिपार्टमेंट के ऊपर ही रहती थी। अगला जो डिपार्टमेंट है दीवाने अर्ज, अगला जो महत्वपूर्ण विभाग होता था, कौन सा विभाग होता था, दीवाने अर्ज। देखिए दीवाने अर्ज एक प्रकार का सैन्य विभाग था जिसे आरिज मुमालिक भी बोला जाता था। वह सैनिक और सेना के संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता था, यानी अगर देखेंगे दीवाने जो अर्ज होता था सैन्य विभाग होता था और इसमें सेना की प्रमुख चीज़ों को रखा जाता था, एक प्रकार का सैन्य विभाग था। वह एकता धारकों को सैनिक का निरीक्षण करता था और इसका दीवाने अर्ज का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, आरिज मुमालिक होता था। यानी दीवाने अर्ज जो विभाग था उसको हम क्या बोलते हैं, सैन्य विभाग। यहाँ लिख लेना सैन्य विभाग ताकि आपको समझने में आसे। यानी दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग था। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, आरिज मुमालिक। वह सैनिक और सेना के कार्य संबंधी कार्यों को करता था। वह इक्तादारों की जो सेना होती थी उसकी देखरेख भी करता था। सुल्तान की सेना की रसद विभाग और परिवहन विभाग की देखभाल भी वही करता था, यानी सुल्तान की जो सेना होती थी उसकी भी देखभाल कौन करता था, वह आरिज मुमालिक ही करता था। वह सैनिकों के हिलवा करना, उनके पहचान लिखना या घोड़ा दागना आदि प्रकार के जो काम होते थे तथा सैनिकों की हाजिरी लगाना, ये सभी प्रकार की देखरेख जो होती थी वह आरिज मुमालिक यानी सैन्य विभाग के ही जिम्मेदारी होती थी। अन्य विभाग अगर देखें तो अन्य कौन कौन से विभाग थे, अन्य महत्वपूर्ण विभाग देखेंगे। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के लिए पत्राचार का, यानी जो राज्य में पत्राचार होता था, यानी जो लेटर आते जाते थे, उस विभाग का नाम क्या था, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो विभाग था वह शाही पत्राचार विभाग था। क्या था, शाही पत्राचार विभाग था। इसमें लेटर आते जाते थे, इसमें पत्र व्यवहार करते थे। इस विभाग का प्रमुख जो होता था उसका नाम क्या बोलते थे, दरीब ए मुमालिक होता था। यह विभाग सुल्तान और अन्य देशों के बीच, सुल्तान और अन्य देश के जो शासक होते थे उनके बीच में शाही पत्राचार के लिए यह काम करता था और शाही फतवे भी जो होते थे इसी विभाग के द्वारा जारी किए जाते थे। अगला जो आपका विभाग है बरीद ए मुमालिक, अगला जो विभाग है उसका क्या नाम है, यहाँ पर देखना आप, बरीद ए मुमालिक। ठीक है, बरीद ए मुमालिक राज्य के संवाद या संचार विभाग होता था। यानी बरीद मुमालिक जो विभाग होता था वह उसमें राज्य के से जो समाचार होते थे वो प्रमुख छापे जाते थे, उसे पूरी सल्तनत में होने वाली घटनाओं का लेखा, यानी जो इसमें जो विभाग है आपका बरीद मुमालिक वह समाचार विभाग था। सल्तनत में होने वाली समस्त घटनाओं की जानकारियां बरीद मुमालिक विभाग पर ही होती थी। राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक खंड या प्रशासनिक केंद्रों पर बरीद नामक स्थानीय अधिकारी रहता था जो अन्य केंद्रों की घटनाओं की सूचना को भेजते थे और यहाँ पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता, कहाँ पर विद्रोह हो रहा, कहाँ पर कोई घटना घटी, इस प्रकार की समस्त जानकारी बरीद मुमालिक विभाग पर होती थी। अगला जो विभाग है वह हमारा विभाग है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत जो विभाग था एक प्रकार का कह सकते हो कि यह जो धार्मिक विभाग था। ठीक है, अगला जो हमारा विभाग है दीवाने रिसालत नामक विभाग जो था सदुल उल सद्र, वह सर्वोच्च धर्म अधिकारी होता था। इस विभाग का कार्य धार्मिक उपदेशों देना या काजियों की नियुक्ति करना, यानी धर्म की व्याख्या करना जो विभाग होता था। देखो सल्तनत काल में अगर देखेंगे जो आपका विभाग है दीवानी रिसालत एक प्रकार का धार्मिक विभाग था या धार्मिक पद और धार्मिक पोस्ट होती थी, जो क्या करता था यहाँ पर जो कह सकते हैं कुरान है या कह सकते हैं कि जो आपकी शरीयत है, शरीयत और कुरान की क्या करता था, व्याख्या करता था। और धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक जितने रीति रिवाज होते थे वह दीवाने रिसालत विभाग के द्वारा ही जारी किए जाते थे, जिसका प्रमुख कौन होता था,
सुदूर उल सद्र होता था, वह प्रमुख धर्मोधिकारी होता था। अगला जो विभाग है न्यायपालिका का जो विभाग है, ठीक, अगला जो है न्यायालय के विभाग होता था, ठीक है, इसको काजी या कुजात बोला जाता। अगला जो विभाग होता था वह काजी उल कुजात विभाग था, जो क्या करता था, दीवानी संबंधी अपराध से जुड़ी मामले जो होते थे उसके द्वारा काजी के द्वारा सुने जाते थे। यानी कह सकते हैं कि न्यायालय जो विभाग था उसमें जो काजी या कुजात होता था। सुदूर अल सुद्र या काजी उल मुमालिक एक व्यक्ति के पास होता था, या काजी न्याय संबंधी जो काम होते थे उस प्रकार के सारे काम किया करते थे। अगला जो है दास और कारखाने किस प्रकार के थे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दास और कारखाने, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत काल में दासों का एक बहुत बड़ा भंडार था, यानी यहाँ पर दास खरीदे और बेचे जाते थे और बड़ी संख्या में दासों को रखा जाता था। शाही महल में गुलामों का एक प्रमुख स्थान था, यानी शाही महल में जो काम करने वाले थे ज़्यादातर क्या होते थे, गुलाम या दास होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास लगभग 50,000 दास थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। उसके शासनकाल में दासों का एक अलग विभाग बना जिसका नाम ही था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान एक नया विभाग होता था जो दास विभाग होता था, या दासों की खरीद फरोग या दासों के जितने प्रकार के काम होते थे उनकी देख रेख करने के लिए कौन सा विभाग बना था, दीवाने बंदगान। दास प्रमुखता से सुल्तान की निजी सेवा और अंग, यानी जो दास होते थे वह सुल्तान की सेवा करते थे, धर्म के कार्य करते थे और सुल्तान के अंगरक्षक के तौर पर क्या करते थे, एक काम किया करते थे। समकालीन इतिहासकार अफीफ के अनुसार फिरोज शाह के गुलामों की बड़ी संख्या लगभग 1200 में कारीगर के रूप में यानी जो गुलाम होते थे या कई प्रकार के कार्यों को करते थे, एक घर के काम करते थे, अंगरक्षक के रूप में काम करते थे और सेना और सैन्य प्रशासन में भी यह लगे हुए थे, ठीक है। यानी दास जो थे वह भी एक बड़ी संख्या में थे और उनके लिए भी अलग से विभाग बनाया गया था। कारखाने का मतलब होता है कि एक राज्य के लिए, यानी राज्य की जो सत्ता होती थी, जो राजमहल होता था, जो राज दरबार होता था, या जो सुल्तान होते थे उसके जो परिवार के लोग होते थे उनके लिए अलग सा कारखाना बना था, जहां उनके लिए कपड़े और सोने चांदी की वस्तुएं या इस प्रकार की जो यानी कपड़े अन्य जो चीज़ें होती थी उनके लिए बनाए। यानी शाही महल के लिए या शाही परिवार के लिए अलग से कारखाना बना हुआ था, जिनके उनके लिए सभी प्रकार के कपड़े या अन्य जो चीज़ें होती थी उनके लिए बनाई जाती थी। ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का जो था आपका, हमने क्या देखा, उसका केंद्रीय विभाग। अगर प्रांतीय प्रशासन में देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो प्रांतीय प्रशासन है वो किस प्रकार से है। जब राज्य स्थापित होने लगा तो अधिक केंद्रीकृत के प्रयास होने, यानी जब राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो राज्य को ज़्यादातर क्या रखा गया, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लगी। लेकिन प्रशासन में भी परिवर्तन हुए। अब वित्तीय और सैनिक उत्तरदायित्व को पृथक करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मुक्ति व वली के द्वारा हुई। कुछ वित्तीय राजस्व संबंधी अधिकार जो थे केंद्रीय अधिकारियों को। इब्न बतूता के अनुसार अमरोहा के पास 2 अधिकारियों को इक्ता अधिकारियों को नियुक्त किया गया। एक अमीर कहलाता था और दूसरा वलीद ए खराज यानी राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। देखो शुरू में जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो प्रशासन था वह पूर्ण रूप से केंद्रीय प्रशासन था, केंद्र के अंदर में सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रांतीय प्रशासन को भी शक्तियां दी जाने लगी। प्रांतीय जो प्रशासन था वह मुक्ति वली यानी जो इक्तेदार होते थे उनके रूप में प्रशासन की शुरुआत की गई। और वो वहाँ मुख्य रूप से अगर देखोगे एक प्रकार से जो इक्तादार होता तो इक्तादार के 2 प्रमुख होते थे। एक अमीर होता था जो सेना और प्रशासन को देखता था और दूसरा जो होता था वली उर खराज यानी राजस्व को वसूल करने वाले 2 अधिकारियों को नियुक्त किया था। वित्त संबंधी मामलों का नियंत्रण बढ़ा तो केंद्र ने दीवान के कार्यालय में प्रांतों की यानी जो प्रांतीय प्रशासन होता था उनमें दीवान को नियुक्त किया जाता था, जो राजस्व संबंधी मामलों को क्या करता था, देख रेख करता था। यानी जो प्रांतीय प्रशासन है उसमें आय व्यय का जो लेखा जोखा है वह दीवान के जरिए ही किया गया, उसका निरीक्षण करता था। 13वीं शताब्दी के अगर समकालीन सूत्रों में अगर देखें कई सिख का वर्णन मिलता है। सिख के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं, परंतु शेरशाह के काल में सिख द्वारा सुनिश्चित प्रशासनिक इकाई स्थापित हो गई जिसे सिख का मतलब सरकार कहा जाए, यानी जिले जिसे हम बोलते हैं उसे सिख बोला जाता है। इन अधिकारियों का कार्य विभाजन के आधार पर स्पष्ट नहीं है। इब्न बतूता के अनुसार चौधरी 100 गाँव का प्रधान, यानी एक अगला जो हमारा जो प्रशासन है, जो गाँव का प्रधान होता था उसको क्या बोला जाता था, चौधरी, यानी ये 100 गाँव का प्रधान होता था। आगे चल करके यह परगना नामक एक इकाई के रूप में बना। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी जो गांव था वह एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई थी। और कह सकते जो चौधरी है वह प्रशासन का सबसे छोटी पोस्ट हुआ करती थी। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग वही थी जो तुर्की आक्रमण के समय थी।
गांव के प्रमुख पदाधिकारियों में अगर देखेंगे तो खेत है मुकद्दम है, यानी गांव का प्रधान और पटवारी हुआ करते थे। पटवारी जो होता था जमीनों की नाप तौल या देख रेख किया करता था। प्रांतों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में न्याय व्यवस्था के रूप में केंद्रीय ढांचे के अनुरूप थी। प्रांतों में काजी और सुदुल के न्याय, यानी अगर जो प्रशासन होता था, यानी सैन्य या जो न्याय प्रशासन है उसमें काजी और कह सकते हैं शूद्र का प्रमुख स्थान था। कोतवाल भी कानून व्यवस्था के लिए काम करते, यानी एक कोतवाल की पोस्ट थी जो कानून व्यवस्था की क्या करता था, देखभाल करता था या उसकी देख रेख करता था। तो हमने इसमें अगर देखा दिल्ली सल्तनत का हमने देखा केंद्रीय प्रशासन और उनका प्रांतीय प्रशासन। अगला जो हमारा मुख्य रहेगा उसमें हम देखेंगे मुगल काल के अधीन केंद्रीय प्रशासन। अगला जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताइए। तो मुगलों में जब आप केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सम्राट, यानी यहाँ पर कह सकते हैं जो बादशाह है वह समस्त पद उसके पास हैं। वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी सभी समस्त शक्तियाँ जो हैं वह सम्राट के अंदर ही निहित हैं। यानी एक शक्तिशाली शासक की बात की मुगलों में। मुसलमान न्यायवादियों के लेखकों यही मानते हैं कि अतः भारतीय जन समुदाय में राजतंत्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को आसानी रूप से, यानी कह सकते हैं मुगल जो शासक थे वह दैवीय सिद्धांत को मानते थे। यानी जो मुगल शासक है उसको भगवान ने सीधा शासन करने के लिए, यानी शासन करने के लिए भेजा गया उसके आदर, यानी कह सकते हैं जो सम्राट होता था, ठीक है, मुगल काल में प्रशासन का जो मुख्य पद होता था वह सम्राट होता था। और सभी प्रकार की चाहे वित्तीय शक्तियां हों, चाहे प्रशासनिक शक्तियां हों, चाहे सैनिक शक्तियां हों, चाहे कह सकते हैं राजस्व की शक्तियां हों, समस्त शक्तियों का जो प्रधान होता था वह सम्राट ही होता था। अगर कभी युद्ध होता था वह सर्वोच्च सेनापति वही बनता था और सम्राट की देख रेख में ही पूरी सल्तनत का क्या होता था, सल्तनत को चलाया जाता था। और सम्राट यानी कह सकते जो सल्तनत थी वह केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था में आप सब लोग समझते हैं कि जो सम्राट होगा यानी जो बादशाह होगा वह समस्त शक्तियां उसी के पास ही निहित थी। अगला जो पद होता था वकील या वजीर का पद होता था। अगला जो पद होता था महत्वपूर्ण पद होता था सम्राट के बाद, वकील व वजीर। इसको कह सकते कई बार इसको प्रधानमंत्री भी बोला जाता। कुछ उदाहरणों के अनुसार वजारत की संस्था, इसे वकालत भी कहा जाता था। इन दो शब्दों का पर्याप्त रूप से इस्तेमाल होता था। इसका अस्तित्व अब्बासी खलीफाओं के द्वारा माना है। दिल्ली सल्तनत में वजीर के पास नागरिक और सैनिक दोनों, यानी जो दिल्ली सल्तनत में जो वजीर होता था उसके पास नागरिक शक्ति और सैनिक शक्तियां दोनों थी। लेकिन बलबन के समय पर उसकी शक्तियां कम की गई। लेकिन सुल्तान में सैन्य अधिकार दीवाने अर्ज के पास पर सौंप दिए। यानी सल्तनत काल में अगर देखोगे तो सैनिक जो शक्तियां थी किसके पास थी, दीवाने अर्ज के पास थी। जहां शेरशाह के शासनकाल का प्रश्न है तो अफगानों के काल में यह पद महत्वहीन हो गया था। मुगलों के आरंभिक काल में अगर देखेंगे वजीर के पद को स्थापित किया गया। बाबर के वजीर निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा के पास नागरिक के साथ साथ सैनिक अधिकार भी थे। हुमायूं के वजीर हिंदू बेग के पास वस्तुतः काफ़ी अधिकार थे। बैरम खां के संरक्षण काल में अगर देखेंगे वकील वजीर का पद अपने उत्कर्षण पर पहुंच गया। बैरम खां ने इस पद पर रहते हुए असीम अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अगर देखें अकबर ने वकील के वित्तीय अधिकार ले लिए और उन्हें दीवान ए कुल यानी वित्त मंत्री नामक एक पदाधिकारी सौंप दिया। वित्त अधिकार छीन लिए जाने से वकील की शक्ति पर गहरा धक्का लगा। वकील की शक्तियां कम होने के कारण मुगल आधिकारिक तंत्र में पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च था। यानी जो वकील और वजीर का पद होता था ये मुख्य रूप से अगर देखोगे तो मुगल काल जो होता था, जो वकील और जो वजीर होता था उसको वित्तीय शक्तियां और सैनिक शक्तियां दोनों ही प्रकार की होती थी। बाबर के समय और हुमायूं के समय जो वकील और वजीर होता था उसको सैनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां दोनों ही थी। लेकिन जब अकबर का शासनकाल आया उसने जो वकील जो वजीर होता था उसे वित्तीय शक्तियों को ले लिया था और कह सकते हैं कि आगे चल कर के जो वजीर का पद था वह कम महत्वपूर्ण बना हुआ था, वकील वजीर। उसके बाद जो है दीवाने कुल। दीवाने अगला जो विभाग है आपका क्या है, दीवाने कुल। अभी हमने पढ़ा कि राजस्व अधिकार प्रदान करने अकबर ने दीवान को दिया। यानी दीवान नाम का जो दीवाने कुल होता था यह राजस्व संबंधी अधिकार इसी के पास थे, जिसका मुख्य दीवान दीवाने कुल यानी राजस्व और वित्त विभाग होता था। यानी दीवाने कुल जो होता था इसको यहाँ पर सामने लिखना भैया, वित्त विभाग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री।
दीवानी कुल जो होता था वह वित्त विभाग होता था। राजकोषीय निरीक्षण या लेखा जोखा जो होता था इसका प्राथमिक कार्य होता था, यानी राजस्व कैसा वसूला जाएगा, राजस्व कितना वसूला गया है, किससे कितने पैसे लिए गए हैं, इस सभी प्रकार के आय व्यय का ब्यौरा या फाइनेंस का जितना हो सकता है, यानी वित्त की जितनी भी जिम्मेदारी होती थी वह दीवानी कुल के पास ही होते थे। दीवानी कुल का मतलब होता था यह वित्त विभाग होता था और समस्त शक्तियां वित्त की इसी के पास रहती थी। अगला जो पद है मीर बख्शी का पद होता था। ठीक है, अगला जो आपका पद है मीर बख्शी जो होता था। देखो दिल्ली सल्तनत में मीर अर्ज का नाम बदल के मुगल काल में इसे मीर बख्शी हो गया। मीर बख्शी मनसबदारों की नियुक्ति, वेतन संबंधी कागजात उसी के द्वारा हस्तांतरित किए, यानी मीर बख्शी जो होता था जो मनसबदार होते थे या मनसबदारों को उनको पत्र देता था और मनसबदारों की क्या करता था, निरीक्षण भी करता था। व्यक्तिगत तौर पर घोड़े की निशानदेही दाग निरीक्षण भी करता था। सैनिक की उपस्थिति की भी यही लगाता था। निरीक्षण के आधार पर वेतन का नियंत्रण किया करता था। इसके बाद दीवान अपने दूसरे कागजात इसे दर्ज करता था, इसे सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। मीर बख्शी सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधी सभी मामले, यानी मीर बख्शी का जो विभाग है एक प्रकार से कह सकते हो सैनिक विभाग है। ठीक है, मीर बख्शी है जो सेना का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था और सभी प्रकार की सैनिक शक्तियां इसी के पास होती थी। लेकिन जब सेना युद्ध में जाती थी तो बादशाह समस्त सैनिक शक्तियां अपने पास रख लेता था। दूसरा जो मीर बख्शी होता था, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके जो होते थे, इन्होंने जो मनसब मनसबदार बना रखे थे। तो मनसबदारों की देखभाल करना, मनसबदारों की सेना को देखना और मनसबदारों का निरीक्षण करना मीर बख्शी के पास ही बना हुआ था। अगला जो पद है मीर संभा, ठीक है, मीर संभा राजकीय कारखाने का प्रभारी, यानी कारखाना जो विभाग होता था उसका व्यक्ति क्या था, मीर सांभा जो होता था। उसे खान ए सांभा के नाम से भी जाना जाता था। राजकीय महल में जो सामान खरीदा जाएगा, जिसको भंडारण किया, उसकी समस्त जिम्मेदारियां इसी के पास होती थी। इसके अतिरिक्त युद्ध के अस्त्र शस्त्रों और विलासता की वस्तुओं का उत्पादन करना इसी का उत्तरदायित्व है। यानी मीर सांभा जो होता था एक प्रकार से कहते हैं कि जो राजशाही जो होता है, यानी राजा का जो दरबार होता था उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े लत्ते या जो राजकीय कारखाना होता था उसका प्रभारी होता था क्या, मीर सांभा होता। अगला जो आपका शुद्र उल सुदूर क्या है, देखा शुद्र उल सुदूर जो होता था धार्मिक मामलों का विभाग होता था। यानी कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार का धार्मिक जो मामले होते थे उसका अधिकारी होता था। धर्म की व्याख्या करना या धर्म की व्याख्या करके लोगों को बताना इसी के बात होता। कह सकते चाहे कुरान हो या जो आप कह सकते हैं जो यहाँ पर शरीयत होती थी, कुरान और शरीयत की व्याख्या करना इसी के पास होता था। समस्त धार्मिक जो मामले थे इसी के पास ही होते थे। यानी धार्मिक अधिकारी या धार्मिक मामलों का अधिकारी कौन होता था, शुद्र उल सुदूर होता था। अगला जो आपका है काजी उल कुजात है। अगला जो आपका अधिकारी क्या है, उस अधिकारी का क्या नाम है, काजी उल कुजात। अगला जो केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी कौन है, काजी उल कुजात। देखिए मुख्य रूप से काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। वह न्याय विभाग का प्रमुख, यानी जो न्याय विभाग होता था उसका अधिकारी प्रमुख कौन होता था, काजी उल कुजात होता था। और समस्त प्रकार की जो कह सकते हैं न्यायिक शक्तियां थी इसी के पास होती थी। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले इसी के पास होते थे। शरीयत लागू करवाना भी इसी की प्रमुख जिम्मेदारी होती। यानी काजी उल जो कुजात था या न्याय विभाग का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अगला है मुगलों के अधीन प्रांतीय प्रशासन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुगल शासक थे उनके अधीन जो उनका प्रांतीय प्रशासन है वो किस प्रकार का प्रशासन था। तो देखिए मुगलों के अधीन जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें सबसे पहले है प्रांतीय गवर्नर। ठीक है, सूबे के गवर्नर यानी सूबेदार की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। यानी प्रांतीय जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, सम्राट के द्वारा की जाती थी। आमतौर पर सूबेदार का कार्यकाल 3 वर्षों, यानी जो प्रांतीय गवर्नर या सूबेदार होता था वह 3 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे। जनता और सेना के कल्याण की देखरेख कई सूबेदार के लिए महत्वपूर्ण पद था। सूबे की आम कानून व्यवस्था की देखरेख करना की जिम्मेदारी सूबेदार पर होती थी। कृषि व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करना सूबेदार और सफल बनाना इसी के पर होता था। यानी सूबेदार जो होता था एक प्रकार की सूबे की पूरी देखरेख करना, सूबे का संचालन करना और सूबे की प्रशासनिक शक्तियां और सैनिक शक्तियां कह सकते हैं सूबेदार यानी प्रांतीय प्रशासन के पास ही होती। अगला जो पद होता था दीवान का पद होता था। ठीक है, प्रांतीय दीवान सम्राट के द्वारा नियुक्त, यानी जो दीवान भी होता था वह सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। वह एक स्वतंत्र अधिकारी था जो सीधे केंद्र के प्रति जवाबदेही था। वह सूबे का राजस्व अधिकारी था। यानी
सूबे में जितने भी राजस्व काम होते थे वह दीवान के अंतर्गत ही होता था। प्रांतीय दीवान सूबे के कई राजस्व का निरीक्षण करता था। सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देना, उसका पूरा हिसाब किताब करना दीवान का, यानी प्रांत में जो जितना भी वित्त का मामला होगा या वित्त वाले मामले होंगे, जो किसको सैलरी देनी है, किसको वेतन देना, किसको वेतन नहीं देना सूबे या प्रांतों में, उसकी देखरेख कौन करता था? दीवान ही करता था। ये दीवान का काम होता था। अगला जो पद है बख्शी का पद है। अगला जो कौन सी पोस्ट है, अगला जो आपकी पोस्ट बनी है बख्शी कौन होता था? तो बख्शी देखिए, सम्राट द्वारा मीर बख्शी की अनुशंसा पर बख्शी की नियुक्ति होती थी। वह केंद्र में कार्य कर रहे मीर बख्शी के समान प्रांतों में रखते थे। सेना की जो देखरेख होती थी, सेना की देखरेख करना, मनसबदारोों की जो सेना है उसकी देखरेख करना भी बख्शी की जिम्मेदारी होती थी। केंद्र में मीर बख्शी होता था, लेकिन प्रांतियों में जो होता था वह बख्शी ही था। सैन्य शक्तियाँ जो होती थी प्रांतों में वो बख्शी के पास ही होती थी। मनसबदारों की सूची तैयार करना, मनसबदारों को काम करवाना या मनसबदारों की देखरेख करना या मनसबदारों का सहयोग करना, वह मीर बख्शी होता। समस्त जो प्रांत में सैनिक अधिकारी होता था उसे हम मीर बख्शी कहते थे। अगला जो आपका विभाग है दरोगा ए डाक और गुप्तचर सेवा जो होती थी प्रांतों में होती थी, क्या होती थी? दरोगा ए डाक और गुप्तचर सेवा। एक विशाल साम्राज्य को शासित करने के लिए संचार सेवा भी बहुत ज़्यादा जरूरी, यानी एक मुगल जो शासक थे वो शासन था, वो बहुत बड़ा शासन था। उसको चलाने के लिए क्या था? एक अलग प्रकार से संचार विभाग की आवश्यकता थी, इसीलिए डाक विभाग सेवा या गुप्तचर सेवा की विभाग अलग से बना था। साम्राज्य के दूर दूर इलाकों में निर्देश भेजने के लिए राजकीय डाक सेवा की स्थापना की गई थी। इसी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती थी। इस उद्देश्य से प्रत्येक सूबे में मुख्यालय में दरोगा ए डाक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसके द्वारा चिट्ठियों को भेजा जाना या सूचनाओं को भेजा या सूचनाओं को लेने के लिए काम, यानी दरोगा ए डाक और गुप्तचर सेवा जी थी, इसको भी प्रशासन में लगाया गया। अगला जो आपका रहेगा मुगलों का स्थानीय प्रशासन क्या था। यहाँ पर आप देखेंगे मुगलों का स्थानीय प्रशासन में, तो मुगलों के स्थानीय प्रशासन में सबसे पहले क्या है? सरकार है। स्थानीय सरकार कह सकते हो, सरकार स्तर पर फौजदार और अमलगुजार दो प्रमुख, यानी कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन पर दो सबसे बड़े अधिकारी हैं। कौन कौन है? पहला अधिकारी क्या है? फौजदार, दूसरा अमलगुजार, दो प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है, वह सरकार की कार्यकारी प्रधान होता था, परंतु उसका प्रभाव क्षेत्र जरा जटिल था। उसे केवल सरकार स्तर पर ही नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि कभी कभी उसे सरकार के भीतर भी कई फौजदार होते थे। कभी कभी दो सरकारों में एक फौजदार की नियुक्ति होती थी। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के फौजदारों की नियुक्ति कम है। हालांकि लगता है उनका प्रमुख कार्य विद्रोहों को दमन करना, कानून व्यवस्था, यानी फौजदार जो होता था स्थानीय प्रशासन में, जो फौजदार होता था, यह कह सकते हैं कि एक प्रकार की सैनिक शक्तियां रखता था। और जो स्थानीय प्रशासन है उसमें क्या करता था? कानून की देखभाल करना, कानूनों को लागू करना, और सभी प्रकार की जो सैनिक शक्तियां होती थी वह फौजदार के पास होती थी। जो अमल गुजार है, ठीक है, अमल गुजार कह सकते हैं कि इसके पास स्थानीय प्रशासन की वित्तीय शक्तियां थे। ये राजस्व को इकट्ठा करना, राजस्व को लेना, राजस्व को देना, सभी प्रकार के जो अधिकार थे, कृषि का निरीक्षण करना, किसानों की देखभाल करना, किसानों के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे, इस प्रकार के राजस्व का लेखा जोखा करना जो होता था वह अमल गुजार के पास ही होता। अमल गुजार क्या होता था? कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन में अगर देखेंगे तो इसके वित्त विभाग इसी के पास ही, सारे वित्त विभाग जो होते थे इसी के पास रहते थे, अमल गुजार के पास। अगला क्या? परगना प्रशासन कैसे होता था? ठीक है, परगना जो प्रशासन था वह किस प्रकार का था? देखिए, सरकारों के नीचे प्रशासनिक एक इकाई थी जिसका परगना था। परगना का अधिकारी जो होता था वह सिकदार होता था। राजस्व वसूली में अमील की सहायता करता था। परगना स्तर पर अमील राजस्व की देखभाल करते थे। इसकी जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर अमल गुजार के समकक्ष ही होती थी। अगला है थाना तथा थानादार कौन होता था? थाना एक ऐसी जगह जहां कानून और व्यवस्था की देखरेख, यानी कानून व्यवस्था की जो देखरेख होती थी थाना तथा थानादार के पास होती थी। उन्हें सेना के लिए खान पान की वस्तुओं का इंतजाम भी करना पड़ता था थाना और थानेदार को। या थाने मुख्य रूप से अशांत इलाकों में या शहर के आसपास द्वारा स्थापित किए जाते थे। इनके प्रमुख थानादार कहते थे। उसे सूबे और दीवान की अनुशंसा से नियुक्त किया जाता था। वह आमतौर पर उस क्षेत्र के फौजदार के, यानी जो थाना तथा थानादार होते थे या फौजदार के अधीन या उनके साथ ही मिलकर क्या करते थे? कार्य करते थे। अगला है नगर, किलों और बंदरगाहों का प्रशासन कैसा था? तो सबसे पहले कोतवाल था,
ठीक है। शाही केंद्रों में सम्राट कोतवाल की नियुक्ति करता। जो शाही केंद्र या शहर होते थे उनमें कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी, जिसका मुख्य रूप से कार्य शहर में आने और जाने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना, उनकी तुलना करना, शहर में कौन आ रहा है, शहर में कौन जा रहा है, वो जो कोतवाल होता था उसकी देखरेख करना। इसी बाहर शहर से कौन व्यक्ति बाहर गया है, शहर में कौन व्यक्ति आया है, इसे कोतवाल की नियुक्ति लेना पड़ता था। वह व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए माप तौल के निरीक्षण का भी काम कौन करता था, कोतवाल ही करता था। अगला है किलादार। किलादार एक प्रकार से कहते हैं जो मुगल साम्राज्य में जो किले बने हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े भवन बने हैं, जो बड़े बड़े महल बने हैं, जो बड़े बड़े किले बने हैं, उन किलों की देखभाल करने के लिए जो जिम्मेदारी थी वह किलेदार की होती थी। यानी जो किलादार होता था वह किलों की प्रमुख देखभाल और किलों की देखरेख करता था। किलों की सुरक्षा करना या जो बड़े बड़े किले बने थे या जो महल बने थे उनकी देखरेख करना किलेदार के पास ही होता था। अगला है बंदरगाहों का प्रशासन। ठीक है, मुगल शासक बंदरगाहों के अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते थे क्योंकि एक गहन वाणिज्य गतिविधियों के केंद्र थे। बंदरगाह प्रशासन प्रांतीय अधिकार से स्वतंत्र था। बंदरगाहों के गवर्नरों को मुस्तिथि कहते थे। इसकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था। कभी कभी मुस्तिथि के पद की नीलामी होती थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पद दिया जाता था। मुसद्दी व्यापारियों के कर वसूल करता था। सीमा शुल्क कार्यालय की देखभाल करता था। वह बंदरगाह की टकसालों का निरीक्षण, यानी बंदरगाहों पर आपने सुना कि टकसालें यानी जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, जहां पर सिक्के बनते थे, वह उसका भी निरीक्षण करता था। शाह बंदर उसका महत्व था जो मुख्य रूप से सीमा शुल्क कार्यालय की देखभाल करता था। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का अगर देखोगे तो उनका केंद्रीय प्रशासन, उनका प्रांतीय प्रशासन और मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन और उनका हमने देखा प्रांतीय प्रशासन और उनका स्थानीय प्रशासन। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।